गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा मैं आज केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स को मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और बाकी इस वीक की जो भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस मैं केमिकल काइनेटिक्स पे लगाऊंगा। कल की क्लास जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लूंगा, आज वाली क्लास मैं केमिकल काइनेटिक्स पे रख रहा हूं। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने लास्ट क्लास में एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का फाइनल रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर फाइनल रेट लॉ गिवन है और ओवरऑल रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं। उसके बाद ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में कंपैरिजन कैसे, क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी है, ये सारी बात मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं, लिखो, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। आप देखो यहां पे नेम में स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है, तो क्योंकि इसके नेम में स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है इसलिए जो रेट कांस्टेंट होगा ये हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। थर्मोडायनामिक्स में जो हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो अगर हम इसको डिफाइन करें रेट कांस्टेंट को, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसके डिफिनीशन लिखो, लिखो, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction when concentration of the rate of reaction when concentration of the rate of reaction when concentration of all reactant species, the rate of reaction when concentration of all reactant species is taken as unity, the rate of reaction when concentration of all reactant species is taken as unity is called rate constant or velocity constant, is called rate constant or velocity constant or specific reaction rate.
और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो अब जैसे देखो, अगर एक रिएक्शन हमने कंसिडर किया है R कन्वर्टेड इनटू P, ठीक है, R कन्वर्टेड इनटू P, और इसका रेट कांस्टेंट है K, तो रेट ऑफ रिएक्शन R, that is dC by dt is equal to Kc to the power n। मान लो हमने ये हाइपोथेटिकल रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए कंसीडर किया, रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू dC by dt Kc to the power n। n यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ये nth ऑर्डर रिएक्शन है। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर K, रेट कांस्टेंट K, एक चीज ये आ गया। आप देखो, इफ C is equal to 1 molar, if C is equal to 1 molar यानी कि 1 mole per liter, if C is equal to 1 mole per liter, then R, that is dC by dt is equal to K। तो आप देख रहे हो कि जब कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट स्पीसीज का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो अभी मैंने डिफिनीशन क्या लिखवाया? द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज इज टेकन एज यूनिटी, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज इज टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो आप देख रहे हो कि जब कंसंट्रेशन यूनिटी है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उस सिचुएशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये पर यूनिट कंसंट्रेशन डिफाइंड है, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर रेट कांस्टेंट के यूनिट को कंसीडर करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K, तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ dC by dt upon unit of C to the power n। यहां से तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K is equal to unit of dC by dt upon unit of C to the power n। तो dC by dt की यूनिट को आप देखो तो इसकी यूनिट हो जाएगी कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। ये dC by dt की यूनिट है, और डिनोमिनेटर में है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n, यानी कि आप इसको लिख सकते हो कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब कंसंट्रेशन टू द पावर n को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K क्या आया? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब देखो, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है तो आप ये समझ लेना कि इनडायरेक्टली आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर गिवन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है, इसका मतलब कि आपको इनडायरेक्टली रिएक्शन का ऑर्डर बताया गया है, ठीक है। अब जरा देखो कैसे। अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के गिवन है, मान लो मोलैरिटी टू द पावर -1, मोलैरिटी टू द पावर -1 पर सेकेंड, तो अब देखो आप, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। तो कंसंट्रेशन की जगह पे यहां पे क्या है, मोलैरिटी, और कंसंट्रेशन पे पावर क्या है, 1 - n, तो 1 - n यहाँ पे -1 है, और टाइम की यूनिट यहाँ पे सेकंड ले रहे हैं, सेकंड इनवर्स। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, देयरफॉर 1 - n इज इक्वल टू -1। कंपेयर करोगे दोनों की यूनिट को, तो 1 - n -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से n वैल्यू आप निकालोगे 2, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट मोलैरिटी टू द पावर -1 पर सेकेंड है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप इस तरीके से रेट कांस्टेंट की यूनिट से उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। अब जैसे देखो, अगर किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट if unit of rate constant k is per hour, if unit of rate constant k is per hour, तो पर आवर मतलब पर टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन टर्म यहां पे यूनिट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि देयरफॉर 1 - n इज इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन टू द पावर 0, तो कंसंट्रेशन से यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो 1 - n 0, अगर 1 - n 0 है तो n वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1। तो रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसी तरीके से देखो, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is molarity to the power 3/2 per second, molarity to the power 3/2 per second, अगर ये गिवन है तो आप क्या करोगे, ऐसे ही कंपेयर करोगे, therefore 1 - n is equal to 3/2, तो n is equal to 1 - 3/2, यानी कि -1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -½ हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -½ आ गया। तो इस तरीके से अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपको इनडायरेक्टली वहां पे ऑर्डर गिवन है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। इसका डिटेल लिखो।
It is a differential equation. It is a differential equation. It is a differential equation which relates the rate of reaction. It is a differential equation which relates the rate of reaction with the concentration of reactant species involved. With the concentration of reactant species involved. It is a differential equation which relates the rate of reaction with the concentration of reactant species involved. ये है डिफरेंशियल रेट लॉ की डिफिनीशन. अब देखो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ को कंसीडर करते हैं तो डिफरेंशियल रेट लॉ दो तरीके से डिफाइंड होता है. एक तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म्स में डिफाइंड होता है और दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में डिफाइंड होता है. ठीक है, तो पैरा चेंज करके लिखो. लिखो इफ डिफरेंशियल रेट लॉ is defined, if differential rate law is defined in terms of rate of disappearance of a particular reaction component, then all reaction steps by which that reaction component undergo disappearance, their rate is taken as positive. Whereas those reaction steps by which that reaction component is produced, their rate is taken as negative. And vice versa for the rate of formation, of a given component. तो अब देखो बेटा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो एक रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं जहां पे कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उनमें से हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, उस कंपोनेंट का हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं. एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस को डिटरमाइन करना चाहते हैं. तो हमें यह देखना होगा कि वो कौन कौन से रिएक्शन स्टेप्स हैं जिन रिएक्शन स्टेप्स के थ्रू वो कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है. ठीक है, तो जिन रिएक्शन स्टेप्स के थ्रू वो कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है, पहले उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करो. फिर उसके बाद आप देखो कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वो फॉर्म हो रहा है, अपीयर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है.
उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करो। फिर आपको क्या करना है कि वो स्टेप जिसके थ्रू वो डिसअपियर हो रहा है, उसका जो रेट होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसको तो आपको लेना है पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हो। तो जिन जिन स्टेप्स के थ्रू वो वाला कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है, उन सबका स्टेप्स को आप, उन सबका रेट को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। लेकिन जिन स्टेप्स के थ्रू वो अपीयर हो रहा है, ठीक है, जिनके थ्रू वो फॉर्म हो रहा है, उनका रेट को आपको लेना है नेगेटिव। और अगर आप यही रेट ऑफ फॉर्मेशन डिटरमाइन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जिन स्टेप्स के थ्रू वो फॉर्म हो रहा है उनका रेट को लेना है पॉजिटिव, और जिन स्टेप्स के थ्रू वो डिसअपियर हो रहा है उनका रेट को लेना है नेगेटिव। तो अगर ओवरऑल आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, तो वो सारे स्टेप्स जिनके थ्रू वो कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है उनका रेट को आपको लेना है पॉजिटिव, और जिन स्टेप्स के थ्रू वो फॉर्म हो रहा है उनका रेट को लेना है नेगेटिव। और इसका रिवर्स कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन। ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिटरमाइन करना है, तो जिन जिन स्टेप्स के थ्रू वो कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है उनके रेट को आपको लेना है पॉजिटिव, और जिन स्टेप्स के थ्रू वो फॉर्म हो रहा है उनके रेट को लेना है नेगेटिव। और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ओवरऑल निकालना है आपको, तो जिन स्टेप्स के थ्रू वो फॉर्म हो रहा है उनका रेट को लेना है पॉजिटिव, और जिन स्टेप्स के थ्रू वो डिसअपियर हो रहा है उनका रेट को लेना है नेगेटिव। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हो या ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हो। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग केसेस को कंसीडर कर रहा हूं डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए। तो आप इसमें लिखो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस लिखो, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो बेटा, एक तो बोल दिया कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अगर एलिमेंट्री है और मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी 1 होगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हमेशा बराबर होते हैं। तो अब देखो बेटा, यहां पे रिएक्शन क्या होनी चाहिए, ए कन्वर्टेड इनटू पी, ए कन्वर्टेड इनटू पी। वैसे इसके साथ आपको एक चीज और लिखनी चाहिए, इरिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे एक डायरेक्शन में एरो दिखा रहे हैं, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इरिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मान लो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है, तो अब हम यहां पे लिखना चाहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये होगा माइनस आर ए, माइनस लगा दिया मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस आर ए, that is equal to minus dCA by dt is equal to KCA, KCA। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस आर ए that is equal to minus dCA by dt is equal to KCA, मतलब जिसका हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। बाकी हमें यह पता है कि जो ए का रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए,
इज इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ये मैंने बताया था आपको कि जिस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट, यानी कि k/1 इज इक्वल टू k, मतलब k इज इक्वल टू k। तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर माइनस RA दैट इज माइनस dCA/dt इज इक्वल टू KCA, क्योंकि k/1 k है तो k की जगह पे k आ जाएगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। यहाँ पे k जो है ना वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे। अगर हम यही रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखते, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, तब क्या लिखते बेटा RA, और क्या लिखते dCA/dt। यहां पे हमें माइनस साइन नहीं लगाना होता, RA एंड दिस इज इक्वल टू माइनस RA इज इक्वल टू dCA/dt। अब जरा देखना, हम A के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जबकि जो रिएक्शन यहां पे जिस तरीके से लिखी हुई है उससे हमें दिख रहा है कि ये यहां पे फॉर्म नहीं हो रहा है बल्कि इस रिएक्शन के थ्रू डिसअपियर हो रहा है। हम एक ऐसे कंपोनेंट का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में डिसअपियर हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया है वैसा नहीं ऑब्जर्व हो रहा है, उसका अपोजिट ऑब्जर्व हो रहा है। तो अपोजिट ऑब्जर्व हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, RA दैट इज इक्वल टू dCA/dt इज इक्वल टू माइनस KCA, माइनस KCA। हम A के रेट ऑफ फॉर्मेशन को लिख रहे हैं जबकि इस स्टेप के थ्रू A डिसअपियर हो रहा है, इसलिए यहां पे माइनस लगा दिया, इसका रेट नेगेटिव होगा। तो RA दैट इज dCA/dt इज इक्वल टू माइनस KCA। बाद में ये वाला रिजल्ट को यूज करके आप क्या लिख लोगे, देयरफॉर RA इज इक्वल टू dCA/dt एंड दिस इज इक्वल टू माइनस KCA। अब जैसे ही हमने देखा कि भाई K तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव कांस्टेंट, CA कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब उसके साथ माइनस साइन लगा दिया, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या आ गया, नेगेटिव। अब रेट टर्म नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि रेट तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, और यहाँ पे रेट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है फॉर्मेशन, बेसिकली फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, डिसअपियरेंस हो रहा है। अगर मान लो आप एक गलत कंसिडरेशन ले लेते हो, एक ऐसे कंपोनेंट को जो एक्चुअल में डिसअपियर हो रहा है, आप उसका फॉर्मेशन को कंसीडर करते हो, तो आप देखोगे फाइनली जो रेट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर आपने देखा कि भाई रेट वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है कि हमने जो कंसीडर किया था वो गलत था। तो अगर हमने पहले फॉर्मेशन कंसीडर किया था तो एक्चुअल में वहां पे डिसअपियरेंस हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अरे ये बात समझ में आ रही है? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो कि एक्चुअल में डिसअपियर हो रहा है, हमने गलती से उसका फॉर्मेशन को कंसीडर कर लिया, और फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए हम उसका रेट निकालते हैं, तो रेट निकालने पे हम ये देखेंगे कि जो रेट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और जैसे ही हमें पता चला कि भाई रेट वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि वो कंपोनेंट एक्चुअल में फॉर्म नहीं हो रहा है बल्कि वो कंपोनेंट डिसअपियर हो रहा है। तो क्योंकि हमारा कंसिडरेशन गलत है, इस वजह से रेट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। सेकेंड केस लिखो, रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन।
रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो ये रिएक्शन है, ए रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू पी। अब देखो मैं यहां पे बोला रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर, तो रिवर्सिबल यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर होनी चाहिए, और रिवर्सिबल एरो से पता चल रहा है। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट यहाँ पे K1 है और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2 है। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2। अब देखो अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कंसीडर करते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा, देखो माइनस आर ए, दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर ए, दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो ए का डिसअपियरेंस फॉरवर्ड स्टेप के थ्रू हो रहा है, बट ए का फॉर्मेशन बैकवर्ड स्टेप के थ्रू हो रहा है। हम यहाँ पे ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं, तो डिसअपियरेंस स्टेप का रेट पॉजिटिव और फॉर्मेशन स्टेप का रेट नेगेटिव आएगा, तो ये लिखा जाएगा के सी ए माइनस के पी सी पी। भाई देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट पी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट पी है। तो जब आप बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखोगे ना, तो उसका रिएक्टेंट पी है, तो पी का कंसंट्रेशन आना चाहिए, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखोगे तो रिएक्टेंट ए है, तो इसलिए ए का कंसंट्रेशन आना चाहिए। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो तो डिसअपियरेंस रेट है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उसी कंपोनेंट का फॉर्मेशन रेट है। हम ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। एक तरीके से आप बोल सकते हो नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो लिखा है समझ में आ रहा है? क्या लिखा है मैंने, या फिर से रिपीट करूं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो हमें लिखना है यहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब हमने देखा कि ए का डिसअपियरेंस फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, बट ए का फॉर्मेशन बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। हम यहां पे डिटरमाइन करना चाहते हैं नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। तो जब हम ए का डिसअपियरेंस को कंसीडर करेंगे तो ए खुद रिएक्टेंट होगा, बट जब हम ए का फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो पी रिएक्टेंट होगा। तो इसलिए ए का डिसअपियरेंस के लिए ए रिएक्टेंट है, तो हमने क्या लिखा, के सी ए, और जब हमने ए का फॉर्मेशन को कंसीडर किया तो पी रिएक्टेंट है, तो क्या आ गया, के पी सी पी। बट हमें क्या लिखना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इसलिए फॉर्मेशन स्टेप के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो के सी ए माइनस के पी सी पी। अभी ये फाइनल नहीं है, अब आपको क्या करना है, के को K1 से और Kp को K2 से रिलेट करना है। तो हियर K by 1 is equal to K1 and Kp by 1 is equal to K2. K by 1 is equal to K1 and Kp by 1 is equal to K2. ये स्टोइकोमेट्रिक कंपैरिजन कर रहे हैं,
तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, net rate of disappearance of A is equal to K1 CA minus K2 CP. थर्ड केस लिखो, लिखो irreversible bimolecular, irreversible bimolecular। अगर देखो एक चीज और समझ लो बेटा, अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूं irreversible bimolecular reaction, ये वीडियो क्वालिटी कुछ खराब हुई है लगता है। वेट करो बेटा, मैं रिकनेक्ट करता हूं। बेटा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है? चलो ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि इररिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो जब मैंने बाइमॉलिक्यूलर बोल दिया मतलब रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है। और आपको मैंने बताया था मॉलिक्यूलरिटी में कि मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब हमने यूनिमॉलिक्यूलर या बाइमॉलिक्यूलर बोल दिया ना, तो आगे अगर मैं एलिमेंट्री नहीं भी बोलता हूं तब भी आप उसको एलिमेंट्री ही समझोगे, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं होती। बात समझ में आई या नहीं? इररिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर फिर एलिमेंट्री बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने बाइमॉलिक्यूलर बोल दिया इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होती है, इसलिए वो अपने आप वो रिएक्शन एलिमेंट्री एज्यूम की जाएगी।
तो इररिवर्सिबल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को हमने कंसिडर किया है। irreversible bimolecular reaction। irreversible bimolecular reaction मान लो ये 2A कन्वर्टेड इनटू E और हम इसका रेट कांस्टेंट को K बोल रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर। क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 2 होगा, तो ऑर्डर 2 है इसलिए यहां पे सी ए स्क्वायर लिख रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखो, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करें तो क्या आएगा यहां पे? इसके रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो के बाई 2 इज इक्वल टू के, के बाई 2 इज इक्वल टू के, देयरफॉर माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2k सी ए स्क्वायर। तो ये समझ में आया बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या रोल है यहां पे? पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट के साथ 1 आ रहा था, अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट के साथ 2 आ रहा है, तो 2k सी ए स्क्वायर। फोर्थ केस लिखो, रिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये है रिवर्सिबल बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहां पे अगर आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कंसीडर करोगे तो आ जाएगा माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर माइनस के पी सी पी स्क्वायर, के सी ए स्क्वायर माइनस के पी सी पी स्क्वायर। और फिर आप अगर रिलेट करोगे तो k बाई 2 इज इक्वल टू के वन एंड के पी बाई 2 इज इक्वल टू के टू, ये आ जाएगा। तो फिर माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2k1 सी ए स्क्वायर माइनस 2k2 सी पी स्क्वायर, ये आएगा। माइनस आर ए दैट इज माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2k1 सी ए स्क्वायर माइनस 2k2 सी पी स्क्वायर।
अब आप लिखो फिफ्थ केस, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. Differential rate law for complex reaction. Differential rate law for complex reaction. Differential rate law for complex reaction. अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया हुआ है. जैसे सीरीज रिएक्शन होती है, पैरेलल रिएक्शन होती है, मिक्स रिएक्शन होती है. तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं एक सीरीज रिएक्शन को. तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन. सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन. सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन. अब जैसे देखो, अगर हमने इस रिएक्शन को कंसीडर किया, A कन्वर्टेड इनटू B एंड B कन्वर्टेड इनटू C, इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2. फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट K1, सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट K2. अब देखो, अगर हमें निकालना है माइनस RA, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, दैट इज माइनस DCA बाय DT. क्या होना चाहिए इसका एक्सप्रेशन बताओ? इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इंडिविजुअल स्टेप एलिमेंट्री होते हैं. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है. अरे भाई, ए का डिसअपियरेंस तो ये पहले वाले स्टेप के थ्रू ही हो रहा है ना, और यहां पे कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसके थ्रू ए का फॉर्मेशन हो रहा हो. तो सिर्फ एक स्टेप ही इन्वॉल्व होगा इसमें. तो हम यहां पे इसको लिखेंगे के CA लिखेंगे, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है इस स्टेप के थ्रू और हमें यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही लिखना है. तो KCA और फिर K और K1 में रिलेशनशिप क्या होगी? K/1 इज इक्वल टू K1, यानी कि K इज इक्वल टू K1. तो मैं सीधे लिख रहा हूं माइनस RA दैट इज माइनस DCA बाई DT इज इक्वल टू K1C. इसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को लिखते हैं, DCB बाई DT, क्या होगा बोलो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, K1CB माइनस K2CB. क्या कर रहा है? K1CA माइनस K2CB, ये सही है. देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन आप B की बात कर रहे हैं, तो B का फॉर्मेशन इस स्टेप के थ्रू हो रहा है. पहले स्टेप के थ्रू B फॉर्म हो रहा है और दूसरे स्टेप के थ्रू B डिसअपियर हो रहा है. तो इसका फॉर्मेशन रेट पॉजिटिव और डिसअपियरेंस रेट नेगेटिव आ जाएगा. तो ये आ जाएगा K1CA माइनस K2CB. अभी यहाँ पे सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट टर्म तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा. तो ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B या नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B
इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? हाँ, K2CB, K2CB ये होना चाहिए। अब आप नोट करो सेकेंड केस, ये तो सीरीज और कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो गई। अब आप लिखो पैरेलल रिएक्शन। नंबर 2 पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन। अब जैसे मान लो ये गिवन है A कन्वर्टेड इनटू B एंड A कन्वर्टेड इनटू C, A कन्वर्टेड इनटू B एंड A कन्वर्टेड इनटू C। इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब आपको यहाँ पे यही तीनों एक्सप्रेशन लिखने हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। बताओ क्या होगा? पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। K1 प्लस K2 CA, सही है। देखो ए का डिसअपियरेंस यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, तो दोनों का रेट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? K1 CA प्लस K2 CA, K1 CA प्लस K2 CA। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? K1 CA, सही है। बी का फॉर्मेशन तो सिर्फ इस स्टेप के थ्रू हो रहा है, तो K1 CA। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? K2 CA। अच्छा, आप जरा देखो, अगर ये गिवन है A कन्वर्टेड इनटू 2B एंड A कन्वर्टेड इनटू 3C, A कन्वर्टेड इनटू 2B एंड A कन्वर्टेड इनटू 3C। अब हमें यही तीनों एक्सप्रेशन लिखने हैं, बताओ जरा क्या होगा? ये क्या बता रहे हो? ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बता रहे हो ना? गलत है। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को अगर कंसीडर करें तो ए का डिसअपियरेंस इस स्टेप के थ्रू भी हो रहा है और इस स्टेप के थ्रू भी हो रहा है। तो आप लिखोगे यहां पे, जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा? इस स्टेप के लिए KCA प्लस इस स्टेप के लिए KCA। और यहां पे देखोगे दोनों में जो A है, A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। दोनों के लिए A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो K/1 इज इक्वल टू K1 और यहां भी K/1 इज इक्वल टू K2, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का एक्सप्रेशन सेम रहेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा?
ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बदल जाएगा। देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डीसीबी बाई डी इज इक्वल टू केबीसीए होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डीसीबी बाई डी इज इक्वल टू केबीसीए, और यहां पे केबी बाई 3 इज इक्वल टू K1 होगा, केबी बाई 2 इज इक्वल टू K1 होगा। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखो, बी का यहां पे 2 है, तो केबी बाई 2 इज इक्वल टू K1, तो केबी इज इक्वल टू 2K1, तो ये आ जाएगा बेटा 2K1CA। 2K1CA। और इसी तरीके से देखो, यहां पे जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखोगे तो क्या लिखोगे, KC बाई 3 इज इक्वल टू K2। यहां पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो KC इसके रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट बाई 3 इज इक्वल टू दिस रेट कांस्टेंट, तो KC बाई 3 इज इक्वल टू K2, तो KC इज इक्वल टू 3K2। ये समझ लेना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो कॉन्सेप्ट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का है, और यहीं पे मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना, बस यही बात को कंसीडर करने में गड़बड़ करते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। जैसे आपको बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना था, तो आप क्या लिखते हैं कि बी का फॉर्मेशन तो इस स्टेप के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो आप लिखोगे बी के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, तो बी के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट के बी इंटू इसका रिएक्टेंट ए है तो इंटू सी ए, के बी इंटू सी ए, और फिर हमने क्या किया, के बी को उस स्टेप के ओवरऑल रेट कांस्टेंट से रिलेट कर दिया। तो कैसे रिलेट किया, के बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू इस स्टेप का रेट कांस्टेंट, तो ये आ गया 2K1CA। इसी तरीके से अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू सी KC इंटू इसका भी रिएक्टेंट ए है तो सी ए, KC इंटू सी ए, और फिर KC को हमने इस स्टेप के रेट कांस्टेंट से रिलेट कर दिया, तो KC बाई 3 इज इक्वल टू K2, तो KC इज इक्वल टू 3K2। समझ में आया कि नहीं? और वैसे भी आप देखो बेटा कि अगर ए का मतलब बी फॉर्मेशन के लिए अगर ए का 1 मोल कंज्यूम होता है, सोचो अगर बी के फॉर्मेशन के लिए ए का 1 मोल कंज्यूम होता है तो बी का 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ए के फॉर्मेशन मतलब बी के फॉर्मेशन के लिए ए का जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो ये है, इधर देखो, बी के फॉर्मेशन के लिए ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए है, तो बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन तो उसका डबल होना चाहिए ना, इसीलिए 2K1CA। और ऐसे ही यहां पे देखो, अगर ए का 1 मोल कंज्यूम होता है सी के फॉर्मेशन के लिए, तो ए का 1 मोल अगर कंज्यूम होगा तो सी का 3 मोल प्रोड्यूस होगा। इसलिए सी के फॉर्मेशन के लिए जो ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो K2CA है, तो सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा उसका ट्रिपल, 3K2CA। अरे समझ में आया कि नहीं? तो केमिकल कैनेटिक्स की प्रॉब्लम को अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करके आपको उलझाएंगे, इसलिए आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अच्छे से समझना, कैसे यूज करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को।
अब मुझे बताओ जरा यही तीनों एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो यही रहेगा, K1 CA प्लस K2 CA। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? ना, गलत है। हाँ अब सही है। देखो, अगर हम बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, मतलब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो इस स्टेप के थ्रू बी फॉर्म हो रहा है, इस स्टेप के थ्रू भी बी फॉर्म हो रहा है, बट ये वाले स्टेप के थ्रू बी डिसअपियर हो रहा है। तो आप इसको लिखोगे K1 CA इसके थ्रू फॉर्म हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। अब देखो, ये वाला C से B ये भी फॉर्मेशन स्टेप है, तो प्लस K3 CC, K1 CA प्लस K3 CC, और ये वाला जो स्टेप है B to C, यहां पे B डिसअपियर हो रहा है, माइनस K4 CB, ये होगा K1 CA प्लस K3 CC माइनस K4 CB। आया समझ में सबको? ऐसे ही अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिख रहे हैं, बोलो क्या होगा एक्सप्रेशन? K2 CA प्लस K4 CB माइनस K3 CC। सही है, सही है, सही है। K2 CA प्लस K4 CB माइनस K3 CC। फिर से वीडियो क्वालिटी कुछ खराब हुई है। अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। तो मतलब ये पैरेलल, ये मिक्स्ड रिएक्शन का केस है, इसमें पैरेलल रिएक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक है, सीरीज रिएक्शन की भी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब मैं इसी को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूं, जरा देखो कैसे बना सकता हूं। अगर मान लो इन स्टेप्स का रेट कांस्टेंट गिवन हो, मान लो इसका रेट कांस्टेंट है पर सेकेंड,
K1 का रेट कांस्टेंट है पर सेकेंड, मेरे साथ ही लिख लेना, हो सकता है बाद में आपको समझ में ना आए क्या लिखा हुआ है। तो K1 का रेट कांस्टेंट पर सेकेंड है, K2 का रेट कांस्टेंट मोलैरिटी इनवर्स पर सेकेंड, मोलैरिटी इनवर्स पर सेकेंड, और K3 का रेट कांस्टेंट अगर मान लो मोलैरिटी पर सेकेंड है, और K4 का रेट कांस्टेंट मोलैरिटी स्क्वायर पर सेकेंड है। अब बताओ जरा यही एक्सप्रेशन क्या होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, K1 का रेट कांस्टेंट है पर सेकेंड, K2 का रेट कांस्टेंट मोलैरिटी टू द पावर -1 पर सेकेंड, और K3 का रेट कांस्टेंट मोलैरिटी पर सेकेंड है, और K4 का रेट कांस्टेंट मोलैरिटी स्क्वायर पर सेकेंड है। अब ये तीनों एक्सप्रेशन बताओ। सर K3 क्या है, मोलैरिटी पर सेकेंड? हाँ, मोलैरिटी पर सेकेंड। K1 CA प्लस K2 CA स्क्वायर माइनस आ रहे बता रहे हो, K1 CA प्लस K2 CA स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप का रेट कांस्टेंट आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, हर स्टेप का ऑर्डर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर आप निकालोगे तो इसका ऑर्डर आएगा 1, A टू B ऑर्डर आएगा 1, A टू C तो आप कंपेयर करोगे 1 माइनस n इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। और C टू B अगर आप देखोगे 1 माइनस n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे m टू द पावर 1 है, तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 0, तो K ये C टू B वाले का ऑर्डर 0 आएगा। और B टू C तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू -1 आएगा, n इज इक्वल टू -1। अब देखो अगर आपको लिखना है माइनस आर ए, तो दैट इज माइनस DCA बाई dt इज इक्वल टू K1 CA प्लस K2 CA स्क्वायर, K1 CA प्लस K2 CA स्क्वायर, K1 CA प्लस K2 CA स्क्वायर। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन अब B लिखना है, तो B का फॉर्मेशन एक तो A टू B हो रहा है, दूसरा C टू B हो रहा है, तो A टू B ऑर्डर 1 है और C टू B ऑर्डर 0 है, तो आप लिखोगे K1 CA प्लस K3 CC टू द पावर 0, K1 CA टू द पावर 1 प्लस K3 CC टू द पावर 0, और B का डिसअपियरेंस हो रहा है B टू C जिसका ऑर्डर है -1, तो आप लिखोगे माइनस K4 CB टू द पावर -1, K1 CA टू द पावर 1 प्लस K3 CC टू द पावर 0 माइनस K4 CB टू द पावर -1। और इसी तरीके से अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C लिखना है, तो DCC बाई dt इज इक्वल टू, देखो C का फॉर्मेशन इस स्टेप के थ्रू हो रहा है, तो K2 CA स्क्वायर, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो K2 CA स्क्वायर, और देखो C का फॉर्मेशन B टू C भी हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर -1 है, प्लस K4 CB टू द पावर -1, K4 CB टू द पावर -1, और B C का डिसअपियरेंस हो रहा है C टू B, तो माइनस K3 CC टू द पावर 0, ऐसे लिखा जाएगा। आ गया समझ में बेटा डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखना है?
डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर गिवन है तो उसको कैसे यूज करना है, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है तो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। लिखो इसके बारे में, देखो इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, it is a mathematical expression which relates, it is a mathematical expression which relates the concentration of reactant, it is a mathematical expression which relates the concentration of reactant with time, the concentration of reactant with time। आगे लिखो, it is obtained by solving, it is obtained by solving the differential rate law, the differential rate law expression, it is obtained by solving the differential rate law expression। जो डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं वो आपको बताया। अब डिफरेंशियल रेट लॉ आपने लिखना सीख लिया है तो उसको यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक एक केस को कंसीडर कर रहा हूं। सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले लिखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो अगर ये रिएक्शन है A कन्वर्टेड इनटू P, रेट कांस्टेंट है इसका K, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन है CA0, एट टाइम T इसका कंसंट्रेशन है CA। A का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में CA0 है और किसी टाइम T पे A का कंसंट्रेशन है CA, ठीक है। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ को कंसीडर करें तो रेट ऑफ disappearance of A, rate of disappearance of A minus RA, that is minus dCA by dt is equal to KCA।
माइनस DCA बाई DT इज इक्वल टू KCA। अब देखो बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो मेथड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो एक टाइप के वेरिएबल को एक साइड में कंसिडर करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस DCA ओवर CA इज इक्वल टू KDT। माइनस DCA ओवर CA इज इक्वल टू KDT, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और फिर आप देखो, इसको अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में। अब जरा देखो, कंसंट्रेशन वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, CA नॉट टू CA वेरी कर रही है। तो कंसंट्रेशन वैल्यू यहां पे CA नॉट टू CA वेरी कर रही है, और टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू T, 0 टू T। कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है फ्रॉम CA नॉट टू CA, और टाइम वेरी कर रहा है 0 टू T। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इंटीग्रल dx बाई एक्स, इंटीग्रल dx बाई एक्स क्या होता है, ln x, ठीक है, ln x। तो ये आ जाएगा माइनस ln CA, माइनस ln CA, और लिमिट क्या है यहाँ पे, CA नॉट टू CA, माइनस ln CA, और लिमिट क्या है बेटा, CA नॉट टू CA इज इक्वल टू, इधर देखो, के इंटीग्रल DT इंटीग्रल DX x होता है, x प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे खैर ये इनडेफिनिट इंटीग्रल तो है नहीं, यहाँ पे तो लिमिट डिफाइंड है, तो आप इसको लिखोगे इज इक्वल टू KT, और लिमिट क्या है, 0 टू T। अब आप देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ln CA, माइनस ln CA माइनस ऑफ माइनस ln CA नॉट। पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया, तो माइनस ln CA माइनस ऑफ माइनस ln CA नॉट इज इक्वल टू, यहां पे देखो KT, अपर लिमिट T, लोअर लिमिट 0, तो सेकंड टर्म तो 0 ही हो जाएगा, KT माइनस 0। तो अब आप देखो ये आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ln CA नॉट माइनस ln CA इज इक्वल टू KT आ गया, ln CA नॉट माइनस ln CA इज इक्वल टू KT, ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं ln CA नॉट बाई CA इज इक्वल टू KT, ln CA नॉट बाई CA इज इक्वल टू KT। तो यहां से अगर आप देखो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर T इज इक्वल टू 1 बाई K ln CA नॉट बाई CA। ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। T इज इक्वल टू 1 बाई K ln CA नॉट बाई CA, T is equal to 1 by K ln CA नॉट by CA। अगर आप इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा T is equal to, आप ये भी लिख लो, T is equal to 2.303 by K log of 10 बेस CA नॉट by CA। आप ये भी लिख सकते हैं इसको। T is equal to 2.303 by K log of 10 बेस CA नॉट by CA। तो ये एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होगा। आप आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस पूछे जाते हैं, और जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट यूज किया जाता है।
अच्छा एक चीज और देखो बेटा, यहाँ पे देखो ln CA0 by CA इज इक्वल टू KT है, ln CA0 by CA इज इक्वल टू KT है, तो आप ये भी लिख सकते हो CA0 by CA इज इक्वल टू E to the power KT। अलग से लिखना इसको, पहले ये लिख लेना ln CA0 by लिखो सिंस ln CA0 by CA is equal to KT, this implies CA0 by CA is equal to E to the power KT। तो अगर CA0 by CA E to the power KT है तो फिर हम ये लिख सकते हैं therefore CA upon CA0 is equal to E to the power minus KT। CA upon CA0 is equal to E to the power minus KT हो जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज CA इज इक्वल टू CA0 E to the power minus KT। ये आप जितने रिजल्ट देख रहे हो ना, जैसे ये वाला रिजल्ट, आप आगे ग्राफिकल एनालिसिस करोगे तो ग्राफिकल एनालिसिस में ये वाला रिजल्ट यूज होगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये वाला रिजल्ट यूज होगा, और फिर ग्राफिकल एनालिसिस के लिए ये वाला रिजल्ट को यूज करते हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन कौन से कर्व ड्रॉ करते हैं। वैसे कर्व ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, फिर उसके बाद एक साथ सारे कर्व को देखेंगे। देखो ये तो हमने जो डिफरेंस, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है। कई बार बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन लिखो, तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन के टर्म्स में अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, देखो कैसे लिखोगे। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे A का कंसंट्रेशन CA0 है और टाइम t पे A का कंसंट्रेशन CA है। ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 0 पे A का कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ है इनटू P। t इज इक्वल टू 0 पे A P में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब A का जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन होगा t इज इक्वल टू 0 पे वो होगा 0। और मान लो एट टाइम t A का जो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है वो है XA, ठीक है, XA इज फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A। तो अब जरा देखो बेटा, फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A, XA क्या होगा, A का कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गया अपॉन A का कितना कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो ये आ जाएगा CA0 माइनस CA अपॉन CA0, ये फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A होगा। फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A मतलब फ्रैक्शन ऑफ A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। XA इज इक्वल टू इतना कंसंट्रेशन A का कन्वर्ट हो गया, जितना इनिशियली लिया था माइनस जो बचा हुआ है, तो CA0 माइनस CA अपॉन जितना इनिशियली हमने लिया था, तो CA0 माइनस CA अपॉन CA0। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से आ जाएगा बेटा CA0 माइनस CA इज इक्वल टू CA0 XA। CA0 माइनस CA इज इक्वल टू CA0 XA। तो फिर यहां से आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज CA is equal to CA0 minus CA0 XA। CA is equal to CA0 minus CA0 XA। और अब देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो
तो दिस इंप्लाइज dCA by dt, dCA by dt इज इक्वल टू, ये CA नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस CA नॉट dXA by dt, dCA by dt इज इक्वल टू 0, CA नॉट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये इसका डिफरेंशिएशन, तो CA नॉट कांस्टेंट है बाहर ले लिया तो माइनस CA नॉट dXA by dt। और फिर देखो बेटा, इसका मतलब आ गया dCA by dt इज इक्वल टू माइनस CA नॉट dXA by dt। और अब हम क्या करते हैं, ये जो dCA by dt है इसको पुट करते हैं यहां पे, इसकी जगह पे, और देखो यहां CA की जगह पे ये पुट करते हैं, CA की जगह पे ये पुट करेंगे और dCA by dt की जगह पे ये पुट करेंगे, तो देखो क्या आता है, तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया, तो CA नॉट dXA by dt, CA नॉट dXA by dt, ये माइनस dCA by dt हमने लिखा है, तो CA नॉट dXA by dt इज इक्वल टू K इंटू CA, तो CA आ गया CA नॉट इंटू 1 माइनस XA। आप देखो CA नॉट दोनों साइड में है तो CA नॉट कैंसिल हो गया, CA नॉट कैंसिल हो गया, तो dXA by dt इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस XA, तो फिर आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर dXA अपॉन 1 माइनस XA इज इक्वल टू K dt, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे वैसे ही जैसे यहां पे इंटीग्रेशन किया। अब देखो फ्रैक्शनल कन्वर्जन कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा, ये वेरी कर रहा है 0 to XA, 0 to XA वेरी कर रहा है ये, और टाइम वेरी कर रहा है 0 to T। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रल dXA अपॉन 1 माइनस XA, तो हम यहां पे पुट कर लेते हैं, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, पुट 1 माइनस XA इज इक्वल टू U, अगर 1 माइनस XA को हमने U पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज माइनस dXA इज इक्वल टू du, माइनस dXA इज इक्वल टू du। तो अब आप देखो, तो फिर ये क्या आ जाएगा, dXA इज इक्वल टू माइनस du, तो हम वहां पे पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस du, और 1 माइनस XA u है तो माइनस du बाई u इज इक्वल टू K dt, 0 to T। अभी देखो पहले तो ये XA के टर्म्स में डिफाइंड था, तो लिमिट भी XA के टर्म्स में डिफाइंड थी, अब मैं XA को U के टर्म्स में इसको लिख रहा हूं, तो हमें लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। तो अब देखो बेटा 1 माइनस XA इज इक्वल टू U है, तो एक बार जब आप XA को 0 पुट करते हो तो U वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे XA 0 पुट करोगे तो U वैल्यू क्या आएगी 1, तो लोअर लिमिट आ गई 1, फिर XA को आप अगर XA पुट करते हो तो अपर लिमिट आ जाएगी 1 माइनस XA। देखो अब पूरा डिस्कशन जो है ना वो प्योरली मैथमेटिकल डिस्कशन चल रहा है, और आगे आप ये समझ लेना आगे जो केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन होगा उसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, उसमें भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट ही यूज होंगे, बट ऐसा नहीं ये बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है, बहुत इजीली समझ सकते हो, मैं स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ।
इतना इतना मैथमेटिकल एनालिसिस आपको बताई गई है, आप इसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। ये जो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये जो मैं मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मेडिकल स्टूडेंट का रिस्पांस मुझे चाहिए। चलो ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, एक तो 1 माइनस एक्स को हमने u पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए इसको, तो 1 माइनस एक्स को u पुट कर दिया, तो फिर यहां से क्या आ गया, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ठीक, तो हमने डी एक्स की जगह पे माइनस डी यू लिख दिया, इसलिए माइनस साइन बाहर आ गया और यहाँ पे डी यू, और नीचे 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ गया, u। अब क्योंकि हमने वेरिएबल यहाँ पे बदल दिया है तो ऑब्वियसली जो लिमिट है वो भी बदल जाएगी, अपर और लोअर लिमिट बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी, अब हम u के टर्म्स में सब कुछ लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो जब x ए 0 है तो u वैल्यू 1 आई, इसलिए 1, और जब x ए वैल्यू x ए है तो u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इसलिए क्या आ गया 1 माइनस एक्स ए। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस यू इंटीग्रल डी यू बाई यू, यू आ जाएगा, नहीं क्या लिख रहा हूं, माइनस एल एन यू, माइनस एल एन यू लिमिट 1 टू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी। अब इसको पुट करते तो माइनस एल एन यू की जगह पे 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ माइनस एल एन 1 इज इक्वल टू के टी। ये वाला टर्म तो हो गया 0, तो यहां से आ गया बेटा, देयरफॉर माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी, माइनस एल एन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। Therefore minus ln 1 minus xa is equal to kt। तो यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 माइनस xa is equal to e to the power minus kt। 1 माइनस xa is equal to e to the power minus kt, या xa is equal to 1 माइनस e to the power minus kt। और ये जो इतना लंबा चौड़ा पूरा डेरिवेशन हमने किया है, अगर आप देखो तो ये सीधे वहीं से आ जाता। अभी आपने लिखा था कि सी ए नॉट बाई सी ए नॉट बाई सी ए इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी लिखा था आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी पीछे देखो, सी ए नॉट बाई सी ए इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी, तो सी ए अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। सी ए अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। तो ई टू द पावर माइनस के टी की जगह पे अगर आप ये पुट कर दो यहाँ पे, तो आप देखो क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस सी ए अपॉन सी ए नॉट। और फिर आप देखो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था वही आपको मिल गया, सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो आपको यहाँ पे मिल गया।
तो लिखो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा, पहला कर्व जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वो है बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हमें पता है R इज इक्वल टू के सी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, R इज इक्वल टू के इंटू सी। रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो ये क्या है, y इज इक्वल टू mx। तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा कर्व हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं बिटवीन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। अब जरा देखो, अभी हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था, ln c नॉट, वहां पे सी ए नॉट लिखा था, मैं अभी सी नॉट लिख रहा हूं, ln c नॉट माइनस ln c, ln c नॉट माइनस ln c इज इक्वल टू kt, ln c नॉट माइनस ln c इज इक्वल टू kt। तो यहां से अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो ln c इज इक्वल टू ln c इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट, ये लिख सकते हो। ln c इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट। अब अगर आप इसको देखो तो आप कंपेयर करके इसको ऐसा लिख सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आप देखोगे y की जगह पे ln c है, x की जगह पे t है, m की जगह पे माइनस k है और c की जगह पे ln c नॉट है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विथ इंटरसेप्ट ln c नॉट एंड स्लोप माइनस k। माइनस k हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस k हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप। तो इसका इंटरसेप्ट होगा बेटा ln c नॉट के बराबर और इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस k के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं इस कर्व को, कर्व बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो क्या है, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। बट कैसे, माइनस पावर है, नेगेटिव पावर है ई के ऊपर, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो ऐसा कर्व ऑब्जर्व होगा। ऐसा कर्व होगा, ये इंटरसेप्ट हो गया सी नॉट और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन वैल्यू टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, बट ये फाइनाइट टाइम पे जीरो नहीं होगी। अब देखो इससे एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइनाइट टाइम पे जीरो नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। इस बात को लिख लो यहाँ पे कर्व के बेसिस पे, तो लिख लो फ्रॉम कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम कर्व, फ्रॉम कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम कर्व we can say that first order reaction never undergo completion. First order reaction never undergo completion. First order reaction never undergo completion in finite time. First order reaction never undergo completion in finite time. तो ये रिएक्शन कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। एक और कर्व आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ड्रॉ कर सकते हो। अब ये कर्व क्या है, देखो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन माइनस ln 1 माइनस एक्स ए और t के बीच में, एक्स ए इज फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ a, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स ए और t के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। तो अभी आपने ये लिखा है माइनस ln 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू के टी, माइनस ln 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा देखो 1 माइनस एक्स ए फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेनिंग बोला जाएगा। 1 माइनस एक्स ए क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेनिंग। तो फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेनिंग का लॉग माइनस साइन के साथ, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए रिमेनिंग, और टी के बीच में कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक तो हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट को डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कल की क्लास बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होगी, जीओसी डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद मतलब कल की क्लास में जीओसी का अगर ले लेता हूं तो आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, जो टेस्ट आपको इस वीक में देना है। और फिर उसके बाद बाकी सारी क्लासेस जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री पे होंगी। ओके बेटा, टेस्ट जीओसी का होगा इस वीक में। ओके सर। फ्राइडे को है सर टेस्ट? फ्राइडे को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट रखते तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो फ्राइडे को ही रखना पड़ेगा। ठीक है सर।